हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे नेचर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो नेचर ऑफ ट्रायंगल में पहले हम लोगों ने एक केस अभी डिस्कस कर लिया था कि अगर हमको ट्रायंगल में अगर हमको सारे वर्टेक्स अगर नोन है ना, तो हम कैसे ट्रायंगल का नेचर फाइंड कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ ट्रायंगल में ही सेकंड पार्ट, कि अगर हमको ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं दे करके हमको सारे साइड्स की इक्वेशन दे दी जाए, है ना। मान लीजिए अगर हमको सारे साइड्स की इक्वेशन गिवन है aix biy प्लस ci इक्वल्स टू 0 वेयर i इक्वल्स टू 1 2 3। कहने का मतलब एक लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से अगर हमको तीनों साइड्स की इक्वेशन गिवन है तो हम लोग किस तरीके से नेचर ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अब एक तरीका तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमको सारी साइड्स गिवन है तो हम दो साइड्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सारे वर्टिसेस निकाल लें एंड फिर वर्टेक्स वाला जो हमारा मेथड है हम उसको फॉलो कर लें। दूसरा एक डायरेक्ट तरीका भी बताया गया है कि कैसे हम साइड्स की इक्वेशन को देख करके हम ट्रायंगल का नेचर बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट जो यूज़ किया गया है वो ये यूज़ किया गया है कि हम इन सारे एंगल को ऑब्जर्व कर लें। अगर हमको साइड्स की इक्वेशन गिवन है तो हमको सारी साइड्स का स्लोप पता होगा, लेट्स से m1 m2 m3। ठीक, अगर हमको स्लोप पता है तो हम लोग एंगल बिटवीन द लाइंस लिखना जानते हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये सारे एंगल्स फाइंड कर ली जाएं और इन एंगल को अब हम ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल का नेचर कैसा है। मान लीजिए तीनों एंगल इक्वल आ गए तो इक्विलेटरल, कोई दो इक्वल आ गया आइसोसेलेस, कोई एक 90 डिग्री आ गया राइट एंगल, कोई एक ऑब्ट्यूस आ गया तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम एंगल्स को ऑब्जर्व करके ट्रायंगल का नेचर बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पर सारे एंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे। अब मान लीजिए अगर हमको ये एंगल लिखना है तो tan थीटा में कैसे लिखते थे, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इसका मॉडुलस। ठीक, बट अब हम यहाँ पे मॉडुलस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने मॉडुलस लगा दिया तब तो जो एंगल हमको मिलेगा वो हमेशा एक्यूट ही मिलेगा। बट ट्रायंगल के अंदर का तो एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, तो अगर हमने इस पर मॉड लगा दिया तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आपको एंगल हमेशा एक्यूट मिलेगा। तो वहाँ से हम ये नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है या नहीं है। इसलिए क्या तरीका बताया गया कि आप सारे ये एंगल्स कैलकुलेट करिए, m1 माइनस m2 है ना, ये वाला एंगल, फिर m2 माइनस m3 ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंड किसी पर भी मॉड नहीं लगाइए। अब देखिए m1 माइनस m2, इन दोनों के बीच का एंगल लिख रहे हैं तो m2 माइनस m3 अपन 1 प्लस m2 m3 एंड देन m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m3 m1। अब क्या है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम एंगल बिटवीन द लाइन लिख रहे हैं, जैसे हमने ये टर्म लिखा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो हम इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर रहे हैं। एक लाइन ये, एक लाइन ये, जिसका स्लोप m1 और m2 इसके बीच का एंगल। तो अब ये जो रिजल्ट है, ऐसा हो सकता है कि ये रिजल्ट हमको ये वाला एंगल दे रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये रिजल्ट हमको अभी ये वाला एंगल दे रहा हो। मॉड लगाते थे तो इंश्योर कर लेते थे कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है। बात यह है कि हमको ट्रायंगल के अंदर का इंटीरियर एंगल चाहिए। अगर हमको एक्सटीरियर एंगल मिलने लगेगा तब तो फिर ये रिजल्ट हमारे किसी काम का नहीं, हमको तो इंटीरियर एंगल को ऑब्जर्व करना है। तो अभी हमको ये इंश्योर करना होगा कि जो रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं ये इंटीरियर एंगल का ही tan थीटा है। तो अब इसके लिए एक तरीका बताया गया। पहली चीज़ तो ये बोली गई कि आप क्या करिए, आप ये जितने tan थीटा वाले जो फॉर्मूले लगा रहे हैं इनको आप लगाइए साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले टर्म में, क्योंकि जब मॉड लगा होता है तो मॉड के अंदर तो हमने m1 माइनस m2 लिखा कि m2 माइनस m1 लिखा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। हम यहाँ पे m2 माइनस m3 लिखते कि m3 माइनस m2 लिखते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट अभी हमने क्या किया है, बिना मॉड लगाए जो एक्सप्रेशन लिखा है
इसमें न्यूमरेटर अगर आप देखिए तो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है, जैसे m1 माइनस m2 किया है तो फिर अगला m2 माइनस m3 किया है, फिर अगला m3 माइनस m1 किया है। मतलब इसको हमने m3 माइनस m2, इसको हमने m1 माइनस m3 ऐसे नहीं किया। जो tan थीटा का एक्सप्रेशन लिखा है हमने, इसमें मॉड के अंदर तो फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप m1 माइनस m2 लिख रहे हैं m2 माइनस m1, बट यहाँ पर कि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि हम इंटीरियर एंगल का ही tan थीटा लिख रहे हैं, इसके लिए हमको दो काम करने होंगे। पहला काम ये कि आप जब इसको लिखिए इन तीनों tan थीटा को, तो आप इंश्योर करिए कि आप इसको एक साइक्लिक ऑर्डर में ही लिख रहे हैं। अगर आपने m1 माइनस m2 किया है तो फिर m2 माइनस m3 और फिर m3 माइनस m1 ऐसे लिखिए। अगर आपने m2 माइनस m1 लिखा है पहले में, तो फिर m1 माइनस m3 लिखिए एक में, और एक में m3 माइनस m2 लिखिए। मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर में ही चलिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज। ये वाली बात समझ में आई पहले। अब जब हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या इंश्योर करता है कि अभी तो हमको नहीं पता कि ये इंटीरियर एंगल का हमको tan थीटा दे रहा है कि एक्सटीरियर एंगल का tan थीटा दे रहा है, लेकिन जब आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में करते हैं तो आप ये इंश्योर कर पाते हैं कि तीनों रिजल्ट्स या तो इंटीरियर एंगल के होंगे या तो तीनों ही एक्सटीरियर एंगल के होंगे। मतलब ये जो तीन रिजल्ट्स हमको मिले, या तो ये तीनों ही इंटीरियर एंगल का tan थीटा मिलेगा, और नहीं तो फिर ये तीनों ही एक्सटीरियर एंगल का आपको tan थीटा देगा। ठीक, अब जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं उसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं। हो सकता है सारे पॉजिटिव हो सकता है दो पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है कोई एक पॉजिटिव कोई दो नेगेटिव हो जाए। हम केवल ये इसको या इसको नेगेटिव नहीं कह रहे, कोई एक पॉजिटिव कोई दो नेगेटिव हो सकता है, या हो सकता है तीनों नेगेटिव हो जाए। सारे पॉजिटिव या कोई एक नेगेटिव या कोई दो नेगेटिव या तीनों नेगेटिव, यही केसेस बन सकते हैं। ठीक, अब हमको ये चीज़ पता है कि जब हमने साइक्लिक ऑर्डर में कैलकुलेट किया है तो सारे के सारे रिजल्ट्स या तो इंटीरियर एंगल के हैं या तो सारे के सारे रिजल्ट्स एक्सटीरियर एंगल के आए होंगे। हमको ये भी पता है कि ट्राइंगल के अंदर एक से ज़्यादा एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, है ना। ट्राइंगल के अंदर एक से ज़्यादा एंगल तो ऑब्ट्यूस होगा नहीं। तो tan थीटा सारे पॉजिटिव मतलब सारे एंगल अक्यूट, तो ये इंटीरियर एंगल का ही tan थीटा मिला है। दो पॉजिटिव मतलब दो एंगल अक्यूट और एक tan थीटा नेगेटिव मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूस, तो ये भी इंटीरियर एंगल का ही tan थीटा है। मतलब अभी इन दोनों केसेस में आपको इंटीरियर एंगल का tan थीटा मिला है। लेकिन दो एंगल नेगेटिव, दो tan थीटा नेगेटिव मतलब दो एंगल ऑब्ट्यूस या तीनों एंगल ऑब्ट्यूस, भाई tan थीटा नेगेटिव मतलब एंगल ऑब्ट्यूस, तो दो एंगल ऑब्ट्यूस या तीनों एंगल ऑब्ट्यूस क्या ऐसा ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल में पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब इन केस में, इन दोनों केसेस में जो हमको रिजल्ट मिला है वो एक्सटीरियर एंगल का tan थीटा मिल गया। कहने का मतलब ये हो गया कि सारे पॉजिटिव हैं या एक नेगेटिव है, इसका मतलब अभी हमको सारे इंटीरियर एंगल के tan थीटा मिले, क्योंकि हमको इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए क्योंकि ट्राइंगल के अंदर एक से ज़्यादा एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, तो एक से ज़्यादा रिजल्ट हमको नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए। अगर हमारे रिजल्ट्स में एक से ज़्यादा रिजल्ट नेगेटिव हैं, दो नेगेटिव हैं या तीनों नेगेटिव हैं, तो हमको समझ में आना चाहिए कि इस केस में हमको इंटीरियर नहीं बल्कि हमको एक्सटीरियर एंगल का tan थीटा मिल गया। इतनी बात क्लियर हुई। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के tan थीटा में क्या फ़र्क होता है वो एक बार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये थीटा है इंटीरियर एंगल, तो आप इंटीरियर एंगल का tan थीटा tan ऑफ थीटा आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल आपका पाई माइनस थीटा होगा अगर ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल का जब आप tan लिखेंगे तो tan पाई माइनस थीटा आएगा, तो ये आपका माइनस ऑफ tan थीटा बनेगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का अगर आप tan थीटा लिखेंगे तो उसमें वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं, केवल साइन का डिफरेंस है। कहने का मतलब अगर ये 2 आएगा तो ये -2 आएगा, अगर ये -2 आएगा, मान लीजिए अंदर का एंगल ऑब्ट्यूस हो गया है ना, तो ये -2 आएगा तो ये +2 आएगा, केवल साइन का डिफरेंस है। तो अगर हमको पता चल गया एक से ज़्यादा अगर नेगेटिव आए रिजल्ट्स, तो हमको पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल का tan थीटा है, और अगर एक्सटीरियर एंगल का tan थीटा है तो इन सारे रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए -1 से सबको, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल में केवल साइन का फर्क होगा। तो जो पहले पॉजिटिव दिख रहा था अब वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, मतलब दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाले केस में ये सारे बन जाएंगे पॉजिटिव। कहने का मतलब फिर से हम एक बार बोल देते हैं,
साइक्लिक ऑर्डर में tan थीटा कैलकुलेट करिए। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उसमें एक से ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव आपको दिखे, दो रिजल्ट्स नेगेटिव या तीनों नेगेटिव, तो अपने सारे रिजल्ट्स को, तीनों रिजल्ट्स को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो बन जाएगा इंटीरियर एंगल का tan थीटा। एक बार आपको तीनों tan थीटा मिल गए, तीनों को ऑब्जर्व कर लीजिए, तीनों की वैल्यू बराबर, इक्विलेटरल, कोई दो बराबर आइसोसेलेस, कोई एक अनडिफाइंड, क्योंकि अगर एंगल 90 होगा तो tan थीटा अनडिफाइंड आएगा, कोई एक वैल्यू अनडिफाइंड तो राइट एंगल ट्रायंगल, कोई एक वैल्यू नेगेटिव तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सारी चीज़ें यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको अप्लाई करते हैं तो इसको हमको और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, चलिए इसका एक बार नेचर फाइंड किया जाए। तो क्या क्या हमको वैल्यूज दिख रही, स्लोप, इसका स्लोप, इसको m1 कह देते हैं, ये -2 हो गया, इसका स्लोप m2 ये 1 हो गया, इसका स्लोप m3 ये -3/4 हो गया। ठीक, m1 पहले टर्म लिख रहे हैं, m1 माइनस ऑफ m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। -2 -1 -3 अपॉन 1 -2 -1 कितना आ गया, 3 आ गया। इसके बाद इसको देखते हैं, m2 माइनस m3, फर्स्ट लाइन का स्लोप -2, सेकेंड का 1 -3/4। ठीक, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m3। ठीक, एलसीएम लेते हैं, तो 1 + 3/4, तो 4 + 3 7/4, 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा लास्ट में, एंड 4 - 3 1, मतलब ये 7 आ गया। इसके बाद m3 माइनस ऑफ m1 on 1 प्लस m3 इंटू m1। ठीक, -3 प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 8 - 3 5, अगेन ये 4 एलसीएम में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 6 प्लस हो जाएगा 4 + 6 दैट विल बी 10, तो ये हो गया 1/2। तो अभी हमको तीनों रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले। एक बार कैलकुलेशन पार्ट देख लिया जाए फिर से, -m2 1 + m1 -3 अपॉन -1। ठीक, m2 - m3 1 + 7 1। ठीक, m3 - m1 अपॉन 1 + m3 m1, तो -3 ये हो गया। ठीक, 4 + 6 10। ठीक, 1/2। तो अभी ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर एक भी रिजल्ट नेगेटिव है तो भी ठीक है, बट अगर एक से ज़्यादा रिजल्ट हमको नेगेटिव मिलता है, कोई 2 नेगेटिव आ जाते हैं या तीनों नेगेटिव आ जाते हैं, तो फिर हम तीनों रिजल्ट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है, एक आ जाता 3, एक आ जाता -7, एक आ जाता -1/2, तो हम सारी वैल्यूज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब हम जो वैल्यू फिर फाइनली ऑब्जर्व करते वो होती -3 + 7 एंड +1/2।
इस तरह से, है ना। एक से ज़्यादा रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो फिर हम सबको सारे रिजल्ट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अब इसके बेसिस पर आंसर रिपोर्ट करते फिर। बट यहाँ हमको ऐसा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, इसका मतलब सारे एंगल एक्यूट हैं, हमको इंटीरियर एंगल का ही tan थीटा मिला है ना। प्रोसीजर एकदम सिंपल है, क्लियर होना चाहिए। साइक्लिक ऑर्डर में आपको तीनों tan थीटा कैलकुलेट करना है बिना मॉडुलस लगाए। इसके बाद एक से ज़्यादा रिजल्ट अगर नेगेटिव है, दोनों या तीनों, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो वैल्यूज़ आपको दिखाई दें उनको ऑब्जर्व कर लीजिए। क्या तीनों इक्वल हैं? नहीं, इक्विलेटरल नहीं। क्या कोई भी दो भी इक्वल है? नहीं, आइसोसेलेस नहीं। क्या कोई भी tan थीटा अनडिफाइंड है? नहीं। तो राइट एंगल भी नहीं है। क्या कोई भी tan थीटा आपका नेगेटिव है? अगर नेगेटिव होता तो हम कहते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। सारे के सारे पॉजिटिव है, मतलब अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, स्केलियन ट्रायंगल है। स्केलियन acute angled triangle। क्लियर हो गया? तो नेचर ऑफ ट्रायंगल वाली बात क्लियर होनी चाहिए। तो नेचर ऑफ ट्रायंगल में दो केसेस थे कि अगर हमको वर्टिसेस गिवन है तो हम कैसे नेचर ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, दूसरा अगर हमको स्लोप्स गिवन है तो हम नेचर ऑफ ट्रायंगल कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए। ट्रायंगल में सेकंड पार्ट पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी हम लोग एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग केवल वही वाला पार्ट डिस्कस करेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आप ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ट्रायंगल के एरिया के लिए, तो वो सारी बात यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे। ठीक, इसमें भी दो केसेस होंगे हमारे सामने। एक, अगर हमको ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस पता हैं तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल का एरिया। दूसरा, अगर हमको सारे साइड्स की इक्वेशन गिवन होगी तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया। ठीक है, तो अगर हमको सारे वर्टिसेस नोन हैं तो इसमें भी हमारे पास दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, जनरल पॉलीगन मेथड। अब ये जो मेथड है, ये मेथड सिर्फ ट्रायंगल पर ही नहीं, जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे, इस मेथड को यूज़ करके आप किसी भी एन साइडेड पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आपको उसके सारे वर्टिसेस पता है ना। क्योंकि जनरल पॉलीगन के लिए मेथड है तो इसको हम ट्रायंगल पर भी अप्लाई कर ही सकते हैं, बट इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल पॉलीगन के लिए कि अगर हमको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कोई पेंटागन, कोई हेक्सागन, कोई भी एन साइडेड फिगर जिसके सारे वर्टेक्स हमको पता होने चाहिए। अगर हमको उसके सारे वर्टेक्स पता हैं तो हम लोग इस मेथड को यूज़ करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, फिर चाहे वो ट्रायंगल होगा, चाहे 4 साइडेड, 5 साइडेड, कोई भी एन साइडेड जनरल पॉलीगन। उसको कैसे करते हैं इसको देखा जाए। मान लीजिए ये हो गया x1 y1, इधर हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3, है ना। ऐसे करते करते एंड सो ऑन। मान लीजिए लास्ट में हमको दिया है xn yn। मान लीजिए ऐसे n साइडेड पॉलीगन है। अब इसका एरिया अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या तरीका या किस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए बताया गया। बोलोगे आप क्या करिए, आप सारे कोऑर्डिनेट्स, है ना,
ये जो वर्टिसेस हैं इन सबको एक के नीचे एक ऐसे लिख लीजिए, x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, फिर x4 y4, फिर x5 y5, लास्ट में xn yn, सारे कोऑर्डिनेट्स एक के नीचे एक इस तरह से। एंड यहाँ पर दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, एक तो आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं ना, आप यहाँ से शुरू कर लीजिए, यहाँ से कहीं से भी शुरू करके आप जब कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो ये साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक कोऑर्डिनेट आपने यहाँ से लिया x1 y1, फिर आप इसको x2 y2 कह रहे हैं, फिर इधर x3 y3, फिर इधर x4 y4, ऐसा नहीं। ये x1 y1 तो इधर x2 y2, x3 y3, या तो ऐसे चल लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, चाहे क्लॉकवाइज। मतलब आपने इसको x1 y1 बोला तो ये x2 y2, इधर x3 y3, x4 y4 एंड ऐसे। मतलब ये जो लिखे होने चाहिए ये आपके साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक साइक्लिक ऑर्डर में ही होने चाहिए। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो आप लिख रहे हैं के नीचे, वो ऐसा नहीं कि एक यहाँ से एक यहाँ से फिर एक इधर से फिर एक इधर से, नहीं। ये बात समझ में, साइक्लिक ऑर्डर में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप जिस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करेंगे इसको आप लास्ट में एक बार और लिखेंगे। अब जनरली यही लिखना बच्चे भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहीं से स्टार्ट, मान लीजिए हमने इसको बोला ये x1 y1, तो ये x1 y1, मान लीजिए हम एंटी क्लॉकवाइज घूम गए तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4, ऐसे करते करते xn yn, फिर लास्ट में x1 y1। जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे इसको लास्ट में आप एक बार फिर से ज़रूर से लिखेंगे, ठीक है। अब ऐसे डायगनली आप वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए। मतलब x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4, फिर x4 y5 एंड सो ऑन, इस तरह से। फिर x ऑफ n-1 yn, लास्ट में आएगा xn y1। मल्टीप्लाई करके इस तरह से और सबको ऐड कर दीजिए। मान लीजिए टोटल वैल्यू कुछ आ गई a, मान लीजिए टोटल ऐड करने में कुछ वैल्यू आ गई कैपिटल A। इसी तरह से आप इस, है ना, ये वाला डायगोनल ऐसे भी कर लीजिए। मतलब x2 इंटू y1, फिर x3 y2, x4 y3, है ना, x5 y4, xn y ऑफ n-1, लास्ट में x1 y ऑफ n, ठीक। ये वाला जो है इस तरह से जो हमने सारी वैल्यूज़ को हम लोग ने मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, मान लीजिए ये वाली टोटल वैल्यू आ जाती है b, ठीक। तो जो एरिया है दैट इज हाफ मॉडुलस a माइनस b। एरिया जो है दैट इज हाफ मॉड, क्योंकि एरिया तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रिपोर्ट करेंगे इसलिए मॉड लगाए वहाँ पे। एरिया हो जाएगा हाफ मॉडुलस ऑफ a माइनस b। a क्या है ना, इस तरह से हमने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट करी थी ये a है, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए एंड इस तरह से अगेन मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए, वो b हो गया हाफ मॉडुलस ऑफ a माइनस b। ये आपको इस पॉलीगन का एरिया दे देगा। तो ये जनरल मेथड है जो हम किसी भी एन साइडेड पॉलीगन पर, एन साइडेड फिगर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसको हम ट्रायंगल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये एक जनरल मेथड है जिसको आप हर जगह अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड सारी चीज़ें कॉपी में ज़रूर होनी चाहिए। फिर से बोलो, नोट्स बहुत प्रॉपर बनाएंगे सभी लोग, है ना। वीडियो को पॉज कर करके सुनते जाइए, पॉज कर करके साथ ही साथ नोट ज़रूर से बनाते जाइए कंप्लीट, है ना। फाइंड एरिया ऑफ द पेंटागन, पेंटागन समझते हैं, 5 साइडेड फिगर। फाइंड एरिया ऑफ द पेंटागन फॉर्म्ड बाय, एरिया ऑफ द पेंटागन फॉर्म्ड बाय पॉइंट से कीजिए 0, 0, 2, 3, 5, 5, -6, 7, -3, 4. Find area of
द पेंटागन फॉर्म्ड बाय, है ना। तो अब क्वेश्चन में अगर सिंपली इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मेंशन हैं तो आप ये मान के चलिए कि साइक्लिक ऑर्डर में ही आपको मेंशन किए गए हैं, है ना। मान लीजिए अगर पेंटागन हमारा ए बी सी डी ई ऐसे है तो ये ए बी सी डी, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में ही आपको मेंशन होंगे। अब चलिए, अगर आपको प्रोसीजर क्लियर है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, यहाँ पर एक बार खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, चलिए, है ना। एक बार इसको खुद से कैलकुलेट करिए, तब उसके बाद इसको देखिए। सिंपल है, प्रोसीजर आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, करिए एक बार खुद से ट्राई। चलिए, चलिए देखा जाए। 0,0 2,3 5,5 -6,7 -3,4 एंड जहाँ से भी स्टार्ट किया है उसको एंड में फिर से लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक। अब पहले ये वाली वैल्यू देखते हैं इस तरह से, 0 × 3, है ना, 0 10 10 हो गया, 35 35 + 10 45 45 -24 हो गया, तो 45 -24 हो गया 21, है ना। लास्ट वाला टर्म फिर से आपका 0 ही आ जाएगा। 0 10 35 35 10 45 45 -24, ये आपका हो गया 21 एंड फिर 0, तो ये वैल्यू आ गई 21, ठीक। अब इस तरह से कैलकुलेट करके वैल्यू देखते हैं। 0 15 -30 15 -30 तो -15 -15 और फिर -21 -36, है ना, -15 एंड -21 -36। लास्ट वाला टर्म अगेन 0 ही हो गया, देख लीजिए एक बार। तो एरिया किस तरीके से बताया गया, हाफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, तो कितना हो गया, प्लस हो जाएगा 57/2 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल, जैसे बताया बिल्कुल इस तरह से ये वाले सारे टर्म्स कैलकुलेट कर लीजिए, फिर इस तरह से डायगनली मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए, सारे टर्म्स कैलकुलेट कर लीजिए। ए बी हाफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, तो 21 माइनस ऑफ -36, ठीक। तो इस पेंटागन का एरिया आ रहा है 57/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया, ठीक। चलिए, इसके बाद अगर हमको सारे वर्टेक्स नोन हैं, इसी में सेकेंड मेथड पर आते हैं। अब ये मेथड आपका ट्राइंगल के लिए स्पेसिफिक है, मतलब पहला जो मेथड था वो तो हम लोग जनरल किसी भी पॉलीगन पे लगा सकते हैं, बट ये वाला मेथड ट्राइंगल के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है। अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस हमको पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दैट इज गिवन बाय हाफ डिटर्मिनेंट समझते हैं हम लोग, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ठीक, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x1 y1 फिर ये x2 y2 ये x3 y3, तो x1 y1 1 फिर x2 y2 1 x3 y3 1, इस तरह से इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करेंगे तो आपको जो भी वैल्यू आएगी वो आपको ट्राइंगल का एरिया दे देगी। हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर हमको मॉडुलस लगाना ज़रूरी है। अगेन इसका रीज़न हमको क्लियर होना चाहिए, एरिया है पॉजिटिव ही रिपोर्ट करेंगे इसलिए मॉडुलस। तो ये जो अंदर लगाया है ये आपका डिटर्मिनेंट है, ये आपका बाहर जो लगाया है वो मॉडुलस के लिए लगाया है। क्लियर हो गया?
तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पर हमको लग नहीं रहा है कि क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, हमको वर्टिसेस दे दें, सीधे डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख करके ओपन कर लेंगे, मिल जाएगा एरिया, सिंपल है तो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि अगर हमको सारे साइड्स की इक्वेशन गिवन है तो a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, a3x plus b3y plus c3 equals to 0। अगर हमको सारे साइड्स की इक्वेशन पता है तो हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो अगेन आप सोच सकते हैं ऐसा कि हम सारे वर्टिसेस, सारे लाइंस को, दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सारे वर्टिसेस फाइंड कर लें, एंड फिर जो वर्टेक्स वाला तरीका है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसा भी कर सकते हैं, बट स्टिल अगेन एक जनरल मेथड, एक जनरल मतलब डायरेक्ट तरीका भी बताया गया है कि कैसे आप यहाँ से डायरेक्टली एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल का। तो अब इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले बोला गया कि आप एक डिटर्मिनेंट, उसको हम डेल्टा से डिनोट कर दे रहे हैं, एक डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लीजिए, सारे कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, मतलब ऐसे लिखिए डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। इस तरीके का डिटर्मिनेंट हम लोग ने पहले भी एक जगह देखा हुआ है, कहाँ पर, अगर आपको याद हो तो, ऐसा डिटर्मिनेंट कॉन्करेंट लाइंस में, है ना। ये तीन लाइंस कॉन्करेंट होने की कंडीशन में ऐसा ही डिटर्मिनेंट लिख करके इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना। तो सेम उसी तरह से सारे कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट ये लिख लीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसकी वैल्यू को लेट से हमने यहाँ पर अभी डेल्टा से डिनोट किया है, ठीक। तो अब जो एरिया होता है, एरिया इज मॉडुलस डेल्टा स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। अब कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 क्या है, हम लिख देते हैं कैपिटल C1, ठीक। अगर आपको कैपिटल C1 फाइंड करना है तो आप क्या करिए, जो स्मॉल c1 है, जैसे अगर आपको याद हो आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, a1 इनटू, फिर आप ये जिस कॉलम जिस रो में है इसको हटा देते थे, जो बच जाता था उसमें दिस माइनस दिस ऐसे करते थे, है ना। फिर b1 यहाँ पे साइन माइनस लेते थे, इसके लिए प्लस लेते थे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, है ना, फिर माइनस फिर प्लस ऐसे लेते थे, है ना। फिर माइनस b1 लिखते थे, है ना। फिर b1 जिस कॉलम जिस रो में है इसको हटा देते थे, जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उसमें दिस माइनस दिस, मतलब a2 c3 माइनस a3 c2। फिर c1 के साथ साइन लेते थे प्लस, फिर उसके बाद c1 जिस भी कॉलम रो में है उसको हटा देते थे, जो एलिमेंट्स बच गए उसमें अगेन दिस माइनस दिस, a2 b3 माइनस a3 b2 ऐसे करते थे, ठीक। अब सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पे साइन जो अल्टरनेट प्लस माइनस है, कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 के लिए आप यहाँ पर C1 वाले कॉलम में इसमें आप साइन लगा लीजिए प्लस माइनस प्लस, स्मॉल c1 स्मॉल c2 स्मॉल c3 में ऐसे हमने साइन बना लिया। जो बच्चे 11th में हैं वो अभी डिटर्मिनेंट में कोफैक्टर जैसा टर्म नहीं समझते हैं, बट जो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, वो लोग कोफैक्टर जैसा टर्म समझते होंगे ना। तो बेसिकली कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, दैट आर कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल c1 स्मॉल c2 एंड स्मॉल c3, ठीक। बट जो 11th के स्टूडेंट्स हैं वो अभी कोफैक्टर चीज़ नहीं जानते हैं, तो कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 कैसे लिखना है उसको एक बार देख लीजिए और याद रखिए अभी के लिए। फिर जब आप 12th में जाएंगे तो जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स एज अ चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कोफैक्टर क्या है एंड किस तरह से लिखा जाता है। अभी के लिए इसको याद रखिए कि कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 कैसे लिख रहे हैं। तो अगर पहले हमने क्या बोला कि कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 लिखने के लिए C1 C2 C3 पर आप ऐसे ऑल्टरनेट साइन लगा लीजिए प्लस माइनस प्लस। इसके बाद अगर आपको कैपिटल C1 लिखना है तो स्मॉल c1 जिस रो कॉलम में हटा दीजिए, जो वैल्यू बच जाए उसमें दिस माइनस दिस, मतलब a2 b3
माइनस A3B2 ऐसे, है ना। जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते थे तब तो आप C1 के साथ मल्टीप्लाई भी करते थे, स्मॉल c1। यहाँ पे स्मॉल c1 मल्टीप्लाई नहीं है, केवल कैपिटल C1 लिखने के लिए स्मॉल c1 जिस रो कॉलम में है हटा दीजिए, जो बच गया दिस माइनस दिस वो आपको लिख देना है। एंड यहाँ पे साइन आपको लगा लेना होगा ये वाला, मतलब प्लस, ये कैपिटल C1 है, ठीक। कैपिटल C2 लिखना है तो स्मॉल c2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, जो एलिमेंट्स बच गए उसमें अगेन दिस माइनस दिस, मतलब A1B3 माइनस A3, A1B3 माइनस A3B1, A1B3 माइनस A3B1। ध्यान रखेंगे कैपिटल C1, कैपिटल C2, कैपिटल C3 लिखते समय यहाँ पे स्मॉल c1, स्मॉल c2, c3 से कुछ मल्टीप्लाई जैसा नहीं है, केवल स्मॉल c2, c3 जिस रो कॉलम में उसको हटा करके जो एलिमेंट्स बचेंगे उसमें दिस माइनस दिस ऐसे लिख रहे हैं। एंड जो c2 का साइन है वो यहाँ लगा दीजिए, मतलब माइनस ऑफ दिस, प्लस माइनस प्लस, जैसे यहाँ लगाते थे ना प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही C1 वाले कॉलम पे साइन लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस। तो ये वैल्यू प्लस, ये माइनस, अगली फिर जो लिखेंगे C3 के लिए प्लस साइन के साथ। एंड क्या लिख रहे होंगे, C3 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटा दीजिए, जो बच गया उसमें A1B2 माइनस A2B1। फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर हमको तीनों साइड्स की इक्वेशन गिवन है तो इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, है ना। पहले सारे कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लिखा गया है, उसकी वैल्यू अगर डेल्टा है तो एरिया का जो एक्सप्रेशन है दैट इज डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3। कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 कैसे लिखना है वो देख लीजिए। मॉडुलस अगेन इसलिए क्योंकि एरिया हम पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे, हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि जो कॉन्करेंसी वाली कंडीशन है वो यहीं से डिराइव है ना, क्योंकि तीन लाइंस जब कॉन्करेंट नहीं है तब तो एक ट्राइंगल मिलेगा आपको, बट अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो जाएंगी तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो जब आप ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ तो पॉइंट आ गया, तो ये जो ट्राइंगल आप इसको अगर कहिए तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉन्करेंसी के लिए जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया शुड बी 0। जब एरिया इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से आपको क्या कंडीशन मिलेगी, भाई ये अगर टर्म 0 है मतलब न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, मतलब डेल्टा शुड बी 0, मतलब दिस शुड बी 0, ये डिटर्मिनेंट 0। तो अगर आपको याद हो तो कॉन्करेंसी में उन्होंने यही कंडीशन लिखी थी, ये डिटर्मिनेंट हमने 0 किया था। तो वो जो कंडीशन थी वो यहीं से डिराइव थी कि बेसिकली एरिया ऑफ द ट्राइंगल को 0 किया गया है, तो वहाँ से हमको कॉन्करेंसी की कंडीशन मिली थी। अब जैसे इसको एक बार हम लोग अप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक। चलिए छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। चलिए इस मेथड से। चलिए इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया जाए। तो सबसे पहला काम हम फाइंड करेंगे डेल्टा, है ना। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए कैसे बताया गया, सारे कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट, तो 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 1 3 1 माइनस 4, ठीक। ये हो गया डेल्टा। 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 1 3 1 माइनस 4, ठीक। इसको ओपन किया जाए तो 1 के साथ कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 एंड माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। 4 माइनस ऑफ माइनस 1, फिर अगले वाले में साइन लेते हैं माइनस, तो माइनस ऑफ 1 के साथ कितना आएगा, है ना, ये और ये हट जाएगा,
-8 है ना, फिर है ना ये और ये हट गया, ये और ये, तो -8 और फिर -3 तो +3 हो जाएगा। फिर लास्ट में ये वाला -2 ही है ना, प्लस साइन के साथ आता है तो ऑलरेडी -2 है तो माइनस ही रहेगा। -2 के साथ क्या आएगा 2 -3, तो ये कितना हो गया 4 + 1 5, 3 - 8 -5 -1 तो अगेन +5, 5 - 2, 5 × -2। अच्छा लाइंस, अब ये हमको 0 मिल रहा है। 0 मिलने का मतलब क्या हो गया, ये कब 0 आता था, इसका मतलब यहाँ पर अभी क्या है कि जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट है ना। जैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, हमको डेल्टा की वैल्यू 0 मिल गई, इसका मतलब जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट हो गए। चलिए तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, कांस्टेंट टर्म यहाँ से हटा देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो ये ऐसा हो गया। जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया हमको समझ में आ गया, डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई। ये डेल्टा 0 कब आता था, कॉन्करेंट। बट वहाँ पे भी फिर चेक करते थे तीनों लाइन, तो हमको दिख रहा था तीनों लाइन पैरेलल जैसा केस नहीं है, कोई भी दो आइडेंटिकल या तीसरा डिस्टिंक्ट पैरेलल वैसा केस भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो लाइन्स हमको गिवन थी वो वाकई कॉन्करेंट है। इस केस में अगर हमसे एरिया पूछा जाता तो हम आंसर रिपोर्ट करते 0 है ना, बिकॉज द लाइन्स आर कॉन्करेंट। चलिए एक बार फिर से देखा जाए, 1 के साथ हो जाएगा 0 -1, फिर -1 के साथ इन 0 -1 के साथ, यहाँ साइन माइनस होगा ना, तो -1 के साथ 0 -3 फिर -2 के साथ 2 -3, ठीक। तो ये कितना बना देखा जाए, पहला टर्म हो गया 1, फिर -3 एंड 5 × -2 -10, तो ये हो गया -13 + 1 -12, ठीक। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो मॉडुलस के अंदर डेल्टा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3, ठीक। डेल्टा कितना है -12, -12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 देखा जाए, स्मॉल c1 स्मॉल c2 स्मॉल c3 है। तो इसके साथ जब देखेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है 2 माइनस ऑफ है ना कैपिटल C1, ये स्मॉल c1 ये स्मॉल c2 ये स्मॉल c3, कैपिटल C1 के लिए है ना, साइन इसका होता है प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। क्या वैल्यू आ रही है 2 माइनस ऑफ -3, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, तो वैल्यू आ रही है 5 कैपिटल C1 की, साइन है प्लस तो +5, ठीक। फिर ऐसे ही कैपिटल C2 देखते हैं, ऐसे ही कैपिटल C3 देखते हैं, इस पूरे का मॉडुलस। स्मॉल c2 इसके लिए कैपिटल C2, ये जिस रो कॉलम में इसको हटा देते हैं, ठीक। 1 - 3 यानी कि -2 और साइन माइनस है ना, साइन भी माइनस है, और जब इसके लिए कैपिटल C2 लिखेंगे ये और ये हटा दीजिए, तो 1 - 3 -2 और साइन माइनस, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा ओवरऑल, है ना। क्लियर है, ये माइनस ऑफ -2 बन रहा है। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले का साइन प्लस है एंड कैपिटल C3 की वैल्यू, तो ये और ये हटा देते हैं, जिस कॉलम जिस रो में -1 और फिर -2 -1 - 2 यानी कि -3 ऐसे, ठीक। तो 12 स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 × 5 × अगेन 2 × -3, इस पूरे का मॉडुलस, ठीक। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये हो गया 12 × 12 है ना, तो ये मॉडुलस के अंदर माइनस तो ये हटा ही सकते हैं, प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो गया, 6 × 2 ये आपका 12 हो गया, ये भी 2 डायरेक्टली कैंसिल आउट, ये हो गया 12/5। तो आपको अब इस क्वेश्चन के बाद ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 साइड्स हमको दी हैं, इनसे जो ट्राइंगल बनेगा
उसका जो एरिया आएगा दैट इज 12/5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो ट्राइंगल में अभी हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एक कि नेचर ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो नेचर ऑफ ट्राइंगल के दो पार्ट थे कि अगर सारे वर्टिसेस दिए हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, सारी साइड्स दी हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। इसके बाद सेकंड हमने डिस्कस किया एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसमें भी दो पार्ट थे, वर्टेक्स है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो वर्टेक्स में हम लोगों ने एक जनरल मेथड भी डिस्कस किया जो किसी भी पॉलीगन पे एप्लीकेबल है, वो ध्यान रखेंगे। और फिर एक मेथड ट्राइंगल के लिए भी स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज़ किया था, वो याद रखेंगे। फिर यहाँ पे भी दो पार्ट थे, वर्टेक्स है तो क्या करते हैं, साइड्स की अगर हमको इक्वेशन गिवन है तो हम लोग एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, अब इसके बाद ट्राइंगल में जो अब बाकी का रिमेनिंग डिस्कशन है वो ट्राइंगल के सेंट्रॉइड, ट्राइंगल में सेंटर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, कई सारे होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में सारा डिस्कशन हुआ होगा। सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, है ना। तो क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में ऑलरेडी सारा चीज़ डिस्कस्ड है तो इसलिए इस पर हम बहुत एम्फेसाइज नहीं करेंगे, केवल उतना पार्ट जो इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल उतना डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले लिखिए हेडिंग सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को डिनोट किया जाता है इन जनरल कैपिटल जी से। तो सेंट्रॉइड के लिए, सेंट्रॉइड क्या होता था, तो सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले फिर मीडियन क्या होता है, आप वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन सेगमेंट हमको मिला है इसको बोला गया है मीडियन। मीडियन इज लाइन सेगमेंट joining vertex with the opposite, with the mid point of the opposite side। ठीक, अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हैं तो फिर साथ ही साथ नोट करते जाइए ये चीज़, है ना। ये मीडियन क्या है, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स विथ द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये हो गया मीडियन। आप ट्रायंगल में 3 मीडियंस बना सकते हैं, है ना। जो 3 मीडियंस होते हैं दे आर ऑलवेज कॉन्करेंट। ऐसा नहीं होगा कि 2 मीडियन जहाँ से पास कर रहे हैं तीसरा वहाँ से पास नहीं करे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। द 3 मीडियंस आर ऑलवेज, है ना। अब अगेन जैसे हम बोल रहे हैं इन सारी चीज़ को लिखते जाइए। सबसे पहले तो मीडियन लिख लिया आपने, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स विद द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। इसके बाद जो बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, द 3 मीडियंस आर ऑलवेज कॉन्करेंट। The 3 medians are always concurrent and their point of concurrency, the 3 medians are always concurrent and the point of concurrency, the point of concurrency is called centroid। इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है इसी को बोला गया है सेंट्रोइड। ठीक, अब सेंट्रोइड में 2 प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लीजिए। पहला, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन। सेंट्रोइड डिवाइड्स, अब जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, है ना, अगर आपने पढ़ लिया तो आप ऑलरेडी सारी चीज़ें जानते हैं।
अगर नहीं पढ़ा है तो भी ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में बहुत डिटेल में डिस्कस होंगी, इसलिए अभी हम इस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन, जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 वेयर द रेशियो इज 2, where the ratio is 2, ये वाला 2, where the ratio is 2 towards the vertex and 1 towards the side and 1 towards the side। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रॉइड है ये आपके मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड तो करता है, बट 2:1 इधर से कि 2:1 इधर से, तो वो बताया गया कि रेशियो इज 2 टुवर्ड्स द वर्टेक्स, मतलब जो लाइन सेगमेंट है इसका जो पार्ट वर्टेक्स की तरफ है इधर होगा रेशियो 2, एंड 1 होगा इसका जो पार्ट साइड की तरफ है। जैसे ये मीडियन था तो इसका ये पार्ट वर्टेक्स की तरफ है, ये वाला पार्ट आपका साइड की तरफ। तो सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है वेयर द रेशियो इज 2 टुवर्ड्स द वर्टेक्स एंड 1 होगा टुवर्ड्स द साइड, ऐसे। एंड सेंट्रॉइड सभी मीडियन को इसी तरह से डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। 2 होगा टुवर्ड्स द, जो भी आपका मीडियन है उसका जो पार्ट वर्टेक्स की तरफ है उधर होगा 2, जो पार्ट साइड की तरफ है उधर होगा रेशियो 1, है ना। इधर हो गया 2 तो इधर हो गया 1। सेकेंड प्रॉपर्टी लिख लीजिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब क्या है, आप सेंट्रॉइड को आप किसी भी दो वर्टेक्सेस से ज्वाइन कर दीजिए। सेंट्रॉइड को किसी भी दो वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए तो एक ट्राइंगल बनेगा। जैसे जी को ए बी से ज्वाइन कर दें तो जी ए बी एक बन गया, या जी को हम बी और सी से ज्वाइन कर दें तो जी बी सी हो जाएगा, है ना। जी को अगर हम सी और ए से ज्वाइन कर लें तो ये ट्राइंगल हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड एंड कोई भी दो वर्टेक्स लेकर के आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं, जी ए बी या जी बी सी या जी सी ए, ठीक। तो इन सब का एरिया इक्वल होता है। अब ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में प्रूफ कराई जाती हैं, इसलिए अगेन हम इन सब के प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, इसको केवल यहाँ पर एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे। क्वेश्चन में कहीं पर इसका यूज़ आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये वाली बात। मतलब सेंट्रॉइड को किसी भी दो वर्टेक्स से आप ज्वाइन कर दीजिए, ए बी से, चाहे बी और सी से, चाहे सी और ए से, तो जो ट्राइंगल बना आपका जी ए बी ये वाला ट्राइंगल, या जी बी सी ये वाला ट्राइंगल, या जी सी ये वाला ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल के एरिया का 1/3 होगा, एंड इज 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये होगी सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक। दो ही प्रॉपर्टीज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेंट्रॉइड हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ठीक। तो सेंट्रॉइड का अगर हमको वर्टेक्स फाइंड करना है तो सेंट्रॉइड का वर्टेक्स बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है। सेम इसी पैटर्न में y1 प्लस y2 प्लस y3/3 ये इसका y कोऑर्डिनेट है, ठीक। ये अब आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये मिड पॉइंट हो गया इसका, तो इसका मिड पॉइंट लिख दीजिए, है ना, x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। एंड अब हमको प्रॉपर्टी से पता है कि ये पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अब इस पर सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट, 2 इंटू यहाँ का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो आप वहाँ से खुद करके देख लेंगे तो आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इसको डायरेक्टली याद रखिएगा कि अगर हमको ट्राइंगल का सेंट्रॉइड लिखना है तो सेंट्रॉइड इज सिंपली गिवन बाय, अगर सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट होगा सेम इसी पैटर्न में y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इस तरह से। क्लियर हो गया? तो अगर हम आपको ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस दे दें
और आपसे बोले कि आप ट्राइंगल का सेंट्रोइड लिखिए, तो लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है ना, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ठीक, तो सेंट्रोइड में केवल इतना ही है जो हम लोग को नीडेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगेन फिर से हम रिपीट कर देते हैं। आपको सबसे पहले तो मीडियन पता होनी चाहिए। मीडियन क्या है? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें, हम आपको ट्राइंगल में वर्टिसेस दे दें, मान लीजिए ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें, आपसे बोलें कि ए से जो मीडियन है, मीडियन पासिंग थ्रू ए, इस वाले मीडियन की इक्वेशन बताइए। ठीक, तो क्या हम लोग मीडियन की इक्वेशन नहीं फाइंड कर लेंगे? कर लेंगे। ये चीज़ मैंने हमेशा बोली कि कोई भी लाइन फाइंड करनी तो दो ही तरीके से आपको सोचना होता है, या तो पॉइंट मिल जाए उस पर, या तो पॉइंट स्लोप मिल जाए। अब अगर हमको ये लाइन फाइंड करनी है तो इस पर लाई करने वाला पॉइंट पता है, और हमको इस पर लाई करने वाला दूसरा पॉइंट ये भी पता है। क्यों? क्योंकि ये अगर मीडियन है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता है ना, x2 + x3/2 y2 + y3/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, मीडियन की इक्वेशन पूछी जाए तो मीडियन की इक्वेशन लिख लेंगे। हम आपसे मीडियन की लेंथ पूछ लें तो ये वर्टेक्स पता है, मतलब ये कोऑर्डिनेट हमको पता है, ये पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, मीडियन का लेंथ आ जाएगा। तो मीडियन अगर हमको पता है कि मीडियन क्या है, फिर हम आपसे उसका इक्वेशन पूछ लें, उसका लेंथ पूछ लें, ये सब चीज़ें बहुत सिंपल है। मेरे ख्याल से आप खुद से सोच पाएंगे कि अगर हमको इसका लेंथ या इसका इक्वेशन फाइंड करना है तो कैसे करना है ना, कर सकते हैं। सेम इसी तरह से कोई भी मीडियन हमसे पूछ लें, मीडियन थ्रू बी, इसकी लेंथ बताइए, तो भाई इसका मिड पॉइंट लिख दीजिए, ये आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंथ आ गया। ठीक, तो हमको बेसिक क्या है कि हमको मीडियन पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो भी ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, ये मीडियन होगा। ट्राइंगल में 3 मीडियंस होंगे, तीनों हमेशा कॉन्करेंट होंगे ही होंगे, एंड इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है इसी को बोला गया है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है? तो सिंपल, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। दो प्रॉपर्टीज इसमें हैं। पहला ये कि सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, हर मीडियन को, जिसमें से रेशियो 2 होगा टुवर्ड्स द वर्टेक्स, किसी भी मीडियन में आप देख लीजिए, एंड 1 होगा टुवर्ड्स द साइड, 2:1, 2:1, 2:1। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि सेंट्रोइड को ट्राइंगल के किसी भी दो वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल आपको मिलेगा। तो 3 ट्राइंगल ऐसे आप बना सकते हैं, इन तीनों का एरिया बराबर होगा, GAB, GBC, GCA, एंड ये तीनों अगर बराबर हैं तो फिर ऑब्वियसली टोटल ट्राइंगल का 1/3 होगा, है ना। मान लीजिए इसका एरिया A है, इसका एरिया A है, इसका एरिया A हो गया, तो ट्राइंगल का एरिया 3A हो गया ना, तो मतलब ये जो भी है ये ट्राइंगल के एरिया का 1/3 है ना। तो ये तीनों इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली पूरे ट्राइंगल का 1/3 हो ही जाएगा। ठीक, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है, और मीडियन क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल सेंट्रोइड की इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो फिर आज का लेक्चर इसको भी हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। सेंट्रोइड की तरह से ही कुछ और ट्राइंगल में सेंटर्स होते हैं, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसके बारे में बात करेंगे फिर अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी हम लोग ट्राइंगल्स का डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो असाइनमेंट में जो ट्राइंगल वाला पार्ट है अंडर द हेडिंग जिसमें ट्राइंगल लिखा है वो वाला पार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले जो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, फैमिली ऑफ लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, ये सारी चीज़ें, एंगल बाइसेक्टर, ये वाला पार्ट अब आप असाइनमेंट से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।